दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अतुल में। आज हम कुछ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th के चैप्टर 3 जल संसाधन का ही प्रश्न उत्तर है। इस श्रेणी में पहला प्रश्न है कि भारत की 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नदी घाटी परियोजना क्या है, उसके बाद हम चारों प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। तो नदियों की घाटियों पर बड़े बांधों का निर्माण करके सिंचाई, पर्यटन, बिजली उत्पादन जैसे अनेक उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया जाना ही नदी घाटी परियोजना कहलाता है। इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? मनुष्यों के लिए जल तथा थल को उनके उपयोग के लिए लाना। ठीक है। अब ऐसे तो भारत में प्रमुख नदी घाटी बहुत सारी है, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, हीराकुड परियोजना है, कोसी नदी परियोजना है, चंबल घाटी परियोजना है, तुंगभद्रा है, नागार्जुन सागर है, नर्मदा घाटी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, सोन परियोजना है। लेकिन इन सब में से हम 4 प्रमुख परियोजनाओं को देखेंगे जो कि जिसके बारे में विश्लेषण करना थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही मुख्य है ये सब। तो इसमें सबसे पहला जो परियोजना के बारे में अभी हम देखेंगे वो है दामोदर घाटी परियोजना। यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। पहले दामोदर नदी क्या था कि विनाशकारी बाढ़ लाने वाली नदी कहलाती थी, जिसको शोक नदी भी बोला जाता है। बंगाल का शोक इसको बोला जाता है। यह बंगाल की यह नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तक यह जाती है। इसके निकट लौह और अयस्क का बहुत ही बड़ा भंडार है। ठीक है। इस परियोजना में दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांधों की एक श्रृंखला सी बना दी गई है। कई जगह जल विद्युत उत्पादन का केंद्र भी बनाया गया है। नौका के लिए स्थान बनाया गया है। छोटा नागपुर और पश्चिम बंगाल में इसे औद्योगिक विकास इससे बहुत ज़्यादा हुआ है। तापीय विद्युत का कुछ केंद्र भी स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो बोकारो में, चंद्रपुरा में और दुर्गापुर में। इस परियोजना के द्वारा क्या हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जो शोक ये मानी जाती थी, आज वर्तमान समय में यह सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन के रूप में अब इस्तेमाल इसका किया जाता है। दूसरी नदी घाटी परियोजना के बारे में देखेंगे। दूसरी है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पे बनाई गई है। संसार के सर्वोच्च बांधों में यह एक है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। जलाशय का जो नाम रखा गया है, सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनके नाम पे गोविंद सागर झील का नाम रखा गया। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे क्या है कि 60 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है और करीब 1275 मेगावाट का बिजली उत्पादन भी किया जाता है। और इस परियोजना से किन किन स्टेट को ज़्यादा लाभ पहुंचा है? तो वो स्टेट है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इन सब स्टेट को क्या है, इस परियोजना से, इस बांध पर द्वारा, इसके पानी के द्वारा इन सबको सुविधा प्राप्त हो रही है। श्रेणी में तीसरा परियोजना देखेंगे, हीराकुड परियोजना। हीराकुड परियोजना महानदी पर स्थित यह संसार का सबसे लंबा बांध है। अभी हम पढ़े थे कि भाखड़ा नांगल के बारे में कि संसार का सबसे सर्वोच्च बांधों में से एक है। ठीक है। सबसे जिसका ऊंचाई कितना देखे थे? 226 मीटर तक देखे थे। और ये क्या है कि संसार का सबसे लंबा वाला बांध है। एक ऊंचा बांध है जिसको टिहरी बांध भी कहा जाता है। तो हीराकुड के विषय में देखेंगे आगे। इसका लंबाई कितना है? 4801 मीटर।
इसका सिंचाई में और बिजली के उत्पादन में इसका प्रॉपर तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। कृषि से संबंधित उद्योगों का विकास इससे बहुत ज़्यादा हुआ। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितना है? 270 मेगावाट है। लौह इस्पात, कागज, सीमेंट, एल्युमिनियम उद्योग जैसे कामों उद्योगों के लिए क्या होता है, विद्युत का प्राप्ति से इस परियोजना से विद्युत का प्राप्ति आसानी से हो पाया है। और साथ ही क्या है कि डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ पे नियंत्रण भी लगाया जा रहा है। इसमें अगली परियोजना के बारे में जो देखेंगे लास्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई की सुविधा प्रदान करके शुष्क भूमि। इंदिरा गांधी जो नहर है, पहले अरावली पर्वत का जो लेफ्ट, ये आप समझिए, लिखिए नहीं, ये राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जिसको रेगिस्तानी भाग था, रेगिस्तान का जो क्षेत्र है उधर क्या है, शुष्क जलवायु है। वो क्या है, उधर वर्षा विहीन क्षेत्र है जहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, वहाँ पे खेती कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के बाद क्या हुआ है कि उस क्षेत्र में आसानी से सिंचाई किया जाता है, खेतों में उत्पादन अच्छा खासा हो रहा। और दुनिया का पहला ऐसा ये मरुस्थल है जहाँ पे अन्य पूरे विश्व के मरुस्थल की अपेक्षा ज़्यादा आबादी है। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर की आगे देखेंगे। तो क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई की सुविधा प्रदान करके शुष्क भूमि को कृषि योग्य बनाना और हरियाली लाना है। रावी और ब्यास की नदियों का जल सतलज में गिराकर इस नहर का निर्माण किया गया है। इंदिरा गांधी जो हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनके नाम पे इस नहर का नाम रखा गया है। यह संसार की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में इस नहर से सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है। इस सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब हम देखेंगे कि शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का भंडारण किस प्रकार से किया जा सकता है। शुष्क क्षेत्र मतलब क्या होता है? शुष्क क्षेत्र मतलब सूखा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा लगभग कितना 100 सेंटीमीटर से बहुत ही कम हो। और खास करके शुष्क क्षेत्र, भारत के 4 मुख्य शुष्क क्षेत्र के बारे में हम जानते हैं। पहला है जैसलमेर। जैसलमेर में क्या है कि 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दूसरा है लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी है वर्तमान समय में। कच्छ जो गुजरात के गिर पर्वत के पश्चिमी भाग में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है, गिर पर्वत से हवा टकराती है और उसके नीचे वाले क्षेत्र में, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में तो वर्षा करा देती है, जिसके कारण वहाँ की काली मिट्टी है, बारिश का पानी है, जिसके कारण कपास का खेती तो हो जाता है, लेकिन उसके पश्चिम का जो क्षेत्र है वर्षा विहीन रह जाता है, जिसके कारण वहाँ पे फसल नहीं हो पाता है। और अंतिम है जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आंसर को लिखेंगे कि जल का भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो वर्षा के पहले क्या होता है कि किसान अपने खेतों में क्या करते हैं कि चारों तरफ से ऊंचा मेड़ बना देते हैं। अब वर्षा होता है तो सारा जो पानी होता है उसी में जमा हो जाता है। धीरे धीरे वो पानी क्या होता है कि ज़मीन के अंदर चला जाता है, भूमिगत हो जाता है। तो जैसलमेर क्षेत्र में ऐसे खेतों को क्या कहा जाता है? खादीन कहा जाता है। और राजस्थान के शेष बाकी जो क्षेत्र है, जैसलमेर राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है, केवल जैसलमेर में ऐसे खेत वाले एरिया को खादीन कहा जाता है, बाकी राजस्थान के शेष भाग में और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में इसको जोहर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर जैसे स्थानों में, जो कि बहुत ही कम वर्षा का क्षेत्र है, घर बनाने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है। पुराने समय से ही घर की चार दीवारी के एक भाग में एक भूमिगत टंकी बनाकर, जिसको वहाँ राजस्थानी भाषा में जैसलमेर के लैंग्वेज में टाँका कहा जाता है, जो प्रायः 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में होती है और गहराई इसका कितना 6 मीटर से भी अधिक रहता है। इसमें छत के वर्षा का जल पूरा पानी
का एक विशेष पाइप के द्वारा क्या होता है, जाकर जमा हो जाता है। इसका उपयोग पेयजल के रूप में होता है। फर्श पर गिरे पानी को एकत्र करके जमीन के अंदर एक अलग टंकी उसको रखते हैं जमा करने के लिए। इस जल का उपयोग नहाना, कपड़ा धोने इत्यादि कार्य में करते हैं। साथ में खेतों की सिंचाई किया जाता है। वर्षा की एक एक बूंद को वहाँ प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, वर्षा जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं होना जाता हुआ करने देते हैं वहाँ। इस जल को क्या करते हैं, हर बूंद को बचा करके इस तरह से संयोजन करने वाली इस स्थानीय भाषा में पालर पानी कहा जाता है। राजस्थान में वर्षा जल भंडारण के लिए तरुण भारत नामक NGO जो है वो स्वयंसेवी संस्था सर्वाधिक प्रयास कर रही है। दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है क्या है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो केरल के कार्डमम पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी से टकरा कर केरल में तो वर्षा करवा देती है, लेकिन बाकी जो है ये हवा है सो सीधे चली जाती है आगे गारो खासी के तरफ, गारो खासी जयंतिया की तरफ। तो लौटती हुई जो मानसून होती है ना, वही के कारण दक्षिण भारत के कुछ भागों में जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु में बारिश होता है। इसीलिए दक्षिण भारत में वृष्टि छाया का क्षेत्र हो जाता है। वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए वहाँ अलग प्रथा प्रारंभ की गई है। मैसूर, कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में गंडाथुर गांव के सभी 200 घरों के में छत का वर्षा जल संग्रहण करने की व्यवस्था किया गया। अन्य भाग में भी प्रति परिवार लगभग 50,000 लीटर वर्षा जल संग्रहित होता है। तमिलनाडु में तो वर्षा जल करने के लिए प्रत्येक घर के लिए एगो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है, घर के ऊपर की पानी को पाइपों के द्वारा जमा करके एक जगह एकत्रित करने का ये कानूनी रूप से वहाँ कहा गया है। अगर नहीं कोई इस तरह का घर बनाता है तो उसको दंड का भागीदार बनना पड़ता है। तमिलनाडु में क्या है कि मकानों का नक्शा है जो तभी पास होता है जब इन मकानों में वर्षा जल संग्रहण करने की व्यवस्था को देख लिया जाता है। देश में तमिलनाडु ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे सभी घरों में छत पर वर्षा का जल संग्रहण करने की कानूनी रूप से संग्रहण करना ये अनिवार्य किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात में भी वर्षा का जल संचयन किया जाता है। तो पानी क्या है, हमारे लिए अमूल्य है। इसके हर बूंद को बचाना हम सबका भी उतना ही कर्तव्य है जितना कि दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के लिए। तो इन प्रश्न उत्तर को 1 से 2 बार देखेंगे और इनको समझ के और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद।